अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जब आप वर्क डन करते हैं, क्या करने के लिए? बॉडी पर स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो जो वर्क है वो उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, और उस स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन बॉडीज, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये बात हम वैसे पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में। लेकिन वर्क एंड एनर्जी के अलावा इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वर्क डन ऑन बॉडीज स्टोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्टोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन देम। बिल्कुल उसी तरह से जब हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं, जैसे उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसी तरह से जब आप वर्क डन करते हैं किसके ऊपर? इलास्टिक बॉडीज के ऊपर। वर्क डन ऑन इलास्टिक बॉडीज। इलास्टिक बॉडीज का मतलब यही है, ऐसी बॉडीज जो क्या करें? स्ट्रेस के ऊपर रिस्पॉन्स करें। तो रिस्पॉन्स यही बनता है कि वो डिफॉर्म हो जाए, और डिफॉर्मेशन। तो वो भी स्टोर करती हैं किसको? एनर्जी को। ऑल्सो स्टोर एनर्जी, ऑल्सो स्टोर एनर्जी। और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इस चीज को हम यहां पर पढ़ लेते हैं किस तरह से, एक वर्क एक्सटेंशन ग्राफ से, और सॉरी वेट एक्सटेंशन ग्राफ से। और इस ग्राफ में अगर आप देखें तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूं कि वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं इसके अंदर एक्सटेंशन को। तो वाई एक्सिस पर एक्सटेंशन, जो कि किस में मेजर होगी? मीटर में। तो ये एक्सटेंशन है एक्स, और जो वाई एक्स एक्स एक्सिस है उस पे हम क्या ले लेते हैं? वेट को। और वेट किस में मेजर होगा? न्यूटन में। एक्स मीटर में, वेट न्यूटन में। अब यहां पर क्या होता है? इस वेट को डिनोट कर देते हैं कैपिटल एफ से। ये फोर्स है। तो अब यहां पर सिचुएशन ये है कि आप क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, और उस स्ट्रिंग के साथ एक वेट को क्या कर देते हैं? अटैच। लेट से मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और इस स्ट्रिंग के साथ मैं क्या करता हूँ? एक वेट हैंग कर देता हूँ। अब ये जो आपके पास वेट है, ये वेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या करेगी? इस वायर के अंदर क्या करेगी? एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगी। और इसकी एक्सटेंशन को हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे इस ग्राफ के अंदर। ठीक है? तो ये आपके पास इलास्टिक बिहेवियर रखती है। तो हम इसकी जो एक्स है, एक्सटेंशन, उसको विद रिस्पेक्ट टू एफ क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व। जितना ज्यादा वेट उतनी ज्यादा एक्सटेंशन। अगर ये फोर्स और एक्सटेंशन आपस में प्रोपोर्शनल है, जैसा कि हम किस में पढ़ते हैं? इलास्टिसिटी में, कि स्ट्रेस है फोर्स, और एक्स क्या है? स्ट्रेन है। तो सोचे, स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर प्रोपोर्शनल होते हैं तो हमारे पास जो रीजन आता है वो कौन सा होता है? उस रीजन को हम यही कहते हैं ना, वो रीजन इलास्टिक रीजन है। और उस इलास्टिक रीजन के लिए जो आपके पास ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ठीक है? इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे इसके अंदर एक्सटेंशन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब यहां पर सिर्फ इलास्टिक रीजन के अंदर ही हम एक पॉइंट ले लेते हैं, और ये पॉइंट है ए। तो इस पॉइंट तक का अगर हम एरिया ऑब्जर्व करें, कि ये जो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का एरिया है वो किसके बराबर है, तो देखें ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है? ये हम ले लेते हैं। ये है ओ, ए, और ये आपके पास क्या हो गया? बी। तो ये मैं ट्राइंगल यहां से क्या कर लेता हूँ? ऑब्जर्व कर लेता हूँ, और इसका एरिया मैंने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? क्योंकि यही मुझे बताएगा कि कितनी एनर्जी उस बॉडी के अंदर क्या हुई है? स्टोर हुई है। तो यहां पर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर एरिया होगा, उस एरिया को हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये ट्राइंगल एक्चुअली कौन सा है?
तो ये ट्राइंगल है ओ ए बी, ओ ए बी, जो किसके इक्वल है, हाफ और बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का तो ये फार्मूला होता है। अब बेस पे कौन है, फोर्स है, हाइट पे कौन है, एक्स। तो यहां पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इसके इक्वल हो जाएगा हाफ, बेस की जगह आ गया फोर्स, हाइट की जगह आ गया एक्स। ठीक है, जो कि क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो फोर्स है, हम जानते हैं कि जो फोर्स होती है ये फोर्स कांस्टेंट नहीं होती, ये फोर्स तो मुसलसल बढ़ रही है। देख लें कि फोर्स की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या डिफरेंट है। अगर फोर्स डिफरेंट है तो इसका मतलब हमने क्या करना है, हमने इसका लेना है एवरेज। तो हम यहां पर लिखेंगे फोर्स एवरेज अप्लाइड ऑन बॉडी, फोर्स एवरेज अप्लाइड ऑन बॉडी। तो उस फोर्स को हम क्या लिखते हैं, तो एवरेज जो फोर्स होती है उसे हम लिखते हैं, इनिशियली फोर्स 0 है और उसके बाद फोर्स बढ़ के क्या हो गई, मैक्सिमम। एवरेज लेना है, 2 से क्या कर दें, डिवाइड। तो यहां पर आपके पास जो एवरेज फोर्स है वो क्या आ जाएगी, हाफ एफ। ये आपके पास है एवरेज फोर्स। अच्छा, अब एवरेज फोर्स आ गई, तो आपने यहां पर जो एरिया है उस एरिया के अंदर ये जो फोर्स ली गई, ये फोर्स कौन सी है, ये एवरेज है। इस एवरेज को आप यहां पर क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट। तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा, तो फिर आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, एफ एवरेज की जगह क्या लिखेंगे, तो एफ एवरेज जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, यानी कि अब क्योंकि ये तो मैंने फार्मूला कैसे ड्राइव किया था, मैथमेटिकली। ठीक है ना, जो ग्राफिकली मैंने फार्मूला ड्राइव किया उसी फार्मूले को अब मैं मैथमेटिकली भी क्या कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं मैथमेटिकली ड्राइव करूंगा तो मैं वर्क कैसे निकालूंगा, तो यहां पर अब मैं वर्क लिखूंगा इस तरह से कि ये वर्क इक्वल है। ठीक है, इधर से मैं ये एवरेज को हटा देता हूं, ये वर्क इक्वल है किसके, एफ एवरेज मल्टीप्लाई बाय एक्स के। और एफ एवरेज की जगह पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखें कि ये वही वर्क आ जाएगा जो कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैलकुलेट किया। ठीक है ना, एफ एवरेज की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, हाफ एफ एक्स। तो आप देखें कि जो हमने फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ से एरिया निकाला था वो एरिया एक्चुअली किसके बराबर है, वर्क के। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का जब एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो एरिया हमें इंफॉर्मेशन देता है किसकी, वो वर्क जो कि उस मटेरियल की शेप को क्या करता है, चेंज करता है, और उसके अंदर एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो ये आपके पास हो गया वर्क फ्रॉम एक्सटेंशन ग्राफ। अब इसके बाद आ जाता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो देखें, अभी भी मैंने आपको बताया कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो मटेरियल में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल, इन अ मटेरियल। और क्यों स्टोर होती है, क्योंकि आपने क्या किया होगा, उसके ऊपर वर्क किया होगा। तो वो वर्क उसमें क्या करेगा, उसकी शेप को चेंज कर देगा। ड्यू टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू स्ट्रेन प्रोड्यूस इन इट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखें, जब आप वर्क करते हैं, जैसे स्प्रिंग की हम बात कर लें, तो स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, आप वर्क करते हैं और वो वर्क उसके अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और क्योंकि उसकी जो शेप है वो चेंज हुई हुई होती है ना स्प्रिंग की, और उस शेप में चेंज किसकी वजह से आता है, इसी वजह से, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एनर्जी स्टोर है, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, तो जैसे हमने वर्क को ड्राइव किया उसी तरह से हम इसको भी क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। हम इसको ड्राइव करने के लिए यूज करेंगे हुक्स लॉ, जो कि इलास्टिक मटेरियल के लिए है। तो स्टार्ट यहां से करते हैं कि हुक्स लॉ ये कहता है कि जितनी फोर्स उतनी क्या एक्सटेंशन, किसके लिए, इलास्टिक मटेरियल के लिए। तो यहां पर लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, ये क्या कहलाता है, हुक्स लॉ। तो अब जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतनी उसमें एनर्जी स्टोर होगी, और क्यों स्टोर होगी, क्योंकि वो मटेरियल क्या कर जाएगा, डिफॉर्म कर जाएगा। तो विद इन इलास्टिक लिमिट जब हम ये बात करते हैं, तो जो भी वर्क है वो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, और वो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है एज एन पोटेंशियल
एनर्जी एज एन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस पोटेंशियल एनर्जी को ऊपर हमने ड्राइव किया किससे, कि यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक रीजन के अंदर इक्वल होगी किसके, एफ एवरेज मल्टीप्लाई बाय एक्स के, ठीक है ना, कितना एक्सटेंशन हुआ उसके। अच्छा, अब वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। मैंने आपसे कहा कि जो एफ एवरेज है वो किसके बराबर है, फोर्स के, और वो फोर्स इनिशियली जीरो थी और उसके बाद वो फोर्स क्या हो गई थी, मैक्सिमम। तो यहां पर अगर हम लिखें एफ एवरेज को ऐसे ही लिख सकते हैं, 0 प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2, और एक्स क्या है, यहाँ पर एक्सटेंशन है। तो मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से लिख सकता हूं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक रीजन में आई है, ये आपके पास हो जाती है हाफ एफ एक्स। ठीक हो गया, ये हाफ एफ एक्स हो गई। अच्छा, अब क्योंकि हमने हुक्स लॉ लिखा था कि एफ इक्वल है किसके, के एक्स के, तो क्या हम इस एफ की जगह पे हुक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं यहां पर यही करूंगा कि पुटिंग पुटिंग एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। तो आपने क्या करना है, एफ की जगह पे के एक्स यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना। तो जब मैं यहाँ पर के एक्स को सब्सटीट्यूट करूंगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक इज इक्वल्स टू हाफ, एफ की जगह क्या आ गया, के एक्स, और ये हो गया एक्स। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और यही आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग्स के अंदर, जो कि हमने जो है वो पढ़ा है। जब हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, तो वहां पर हम यही पढ़ते हैं कि जो आपके पास एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर के। अब ये देखें, ये तो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट की, और एक्स जो है वो आपके पास क्या है, एक्सटेंशन है। अगर इस फार्मूले को हम इन टर्म्स ऑफ क्या लिखें, यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस की फॉर्म में हम इस फार्मूले को किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर यंग मॉडुलस की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो देखें, इसी चीज को हम आगे एक्सटेंड करते हैं कि जो भी आपके पास एनर्जी डिफॉर्म्ड है मटेरियल के अंदर, द एनर्जी ऑफ डिफॉर्म्ड एनर्जी ऑफ डिफॉर्म्ड मटेरियल can also be written in terms of Young modulus, in terms of Young modulus। तो उन्हें हम यंग मॉड्यूलस की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यंग मॉड्यूलस भी यही चीज शो करता है ना, डिफॉर्मेशन के बारे में। तो अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले यंग मॉड्यूलस को लिख लेते हैं। यंग मॉड्यूलस किसके बराबर होता था, उसे हम लिखते थे फोर्स पर यूनिट एरिया और चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं कि जो भी आपके पास एक्सटेंशन है वो एक्स है और जो ओरिजिनल लेंथ है वो एल है। तो इसे अगर आप रीअरेंज करें तो इस तरह लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एक्स अपॉन एल। और जब ये साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है, डिवाइड का साइन, तो फिर हम इसको लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन एक्स। और क्या फिर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, एफ इंटू एल और ए इंटू एक्स। तो ये जो यंग मॉड्यूलस है वो किसके बराबर हो जाता है, एफ इंटू एल ए इंटू एक्स। अब यहां से हम ये करते हैं कि एफ को फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ को फाइंड आउट करने के लिए मैं बाकी चीजों को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स वाई डिवाइडेड बाई एल। तो ये अब हमने क्या निकाल लिया, फोर्स। इस फोर्स को हमने सब्सटीट्यूट कर देना है किसमें, तो मैं इक्वेशन आपको बता देता हूं। ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी, इस इक्वेशन के अंदर एफ की जगह पर आपने क्या करना है, फार्मूला पुट कर देना है। तो मैं यहाँ इक्वेशन 1 को रीराइट करता हूं, इक्वेशन 1, और वो है पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक इज इक्वल्स टू हाफ एफ एक्स। तो एफ की जगह पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक इज इक्वल्स टू हाफ, तो एफ की जगह आ जाएगा ए
एक्स वाई डिवाइडेड बाय एल, और ये आपके पास क्या है एक्स। अब देखिए एक्स और एक्स क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, तो ये एक्स और एक्स मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ये एक्स है और ये एक्स है, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर हो जाएगी, हाफ ए वाई डिवाइडेड बाय एल, और ये आपके पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप देखें कि ये जो हमने फार्मूला यहाँ पे ड्राइव किया है, ये फार्मूला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ही है, सिर्फ इसमें फर्क क्या है कि ये फार्मूला इन टर्म्स ऑफ यंग मॉड्यूलस डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिख लें कि ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ यंग मॉड्यूलस। ठीक है, तो अब इस चीज को लास्ट में मैं लिख दूं, दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी is also called स्ट्रेन एनर्जी। इसे हम स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं। पेपर के अंदर कभी कभार वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बजाय आपको ये कहता है कि स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करें, तो स्ट्रेन एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या है, सेम है, और उन दोनों का फार्मूला मैंने इन टर्म्स ऑफ यंग मॉड्यूलस और इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों क्या कर दिया, आपको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, जो कि हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।